Hello students, myself Nidhi Sharma and I am a physics mentor. ओके बेटा, कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो एजुकेशन तो हमने करनी है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के मैंने बाकी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए थे। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ए मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। एक छोटे से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि आपको ये टॉपिक इजी वे में समझ में आए। तो चलिए बेटा, आप टॉपिक के ऊपर आइए। टॉपिक कहता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी ऑफ मोशंस। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसीड बाय मूविंग। जब कोई बॉडी मूव करती है, मूविंग बॉडी इज नोन एज ए मोमेंटम। सिंपल मोशंस में हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मेरे को अगर उस बॉडी का मास पता है और अगर मुझे उस बॉडी की वेलोसिटी पता है, तो अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट कर दे, दैट इज ए मोमेंटम। तो सिंपल दूसरी अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं और इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है, अब आप वो देखिए और डेफिनेशंस की क्या बनती है ताकि आपके लिए बिल्कुल इजी रहे। मोमेंटम ऑफ द बॉडी is equal to the product of mass, small m, mass of the body and velocity small v of the body is called momentum। क्लियर? समझ में आया बच्चा? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ बताई है। साथ के साथ आपने नोट करना है इसको, साथ के साथ आप नोट करिए जो भी वीडियो बन रही है साथ के साथ, ताकि आपके पास सारे प्रॉपर वे से नोट्स पहुंचते रहे। उसके बाद है मोमेंटम्स, तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अब आता है कि इसको हम डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, दैट इज पी। मोमेंटम को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट कर दे, अगर मुझे बॉडी का मास पता है, जैसे कार है, एक कार मूव कर रही है, मैंने कह दिया कार मूव कर रही है 60 की स्पीड पे मूव कर रही है, अगर मुझे उसका मास पता है और उसकी वेलोसिटी पता है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद जो क्वांटिटी आती है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके बेटा, तो मोमेंटम आपको क्लियर समझ में आया है। अब उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और अगर हम इसको पी से डिनोट करते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर मैंने लिखा है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आपको बताया था मैंने, वेक्टर फॉर्म क्या होती है? दो तरह की हमारे पास साइंस में क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चे बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसको समझाते हैं आपको अच्छे से। फोर्स है, मैंने एक बच्चे को कहा कि बच्चे आपने फोर्स लगाना है, तो जब मैंने कहा कि फोर्स लगाना है तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर राइज होगा। आप मेरे से जरूर पूछोगे कि मैम फोर्स किस तरफ लगाना है। आई मीन टू से आप ये पूछोगे मैडम, आप फोर्स की मेरे से डायरेक्शन पूछोगे। अगर आप उस चीज़ की डायरेक्शन पूछ रहे हो, जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी शो करती है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो फिजिक्स की वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, अब जैसे देखो मास है, अगर कोई आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, मान लो मैंने कह दिया उसका 2 kg मास है किसी बॉडी का, अगर वो पड़ी है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस है। अगर आप फोर्स की बात करें, मैंने बच्चे को कहा कि बच्चे फोर्स लगाना है, तो वो मेरे से जरूर पूछेगा कि फोर्स किस साइड पे लगाना है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें वैल्यू भी होती है और प्लस
डायरेक्शन भी होती है, जो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, मतलब मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, अगर किसी का डिस्टेंस, हम डिस्टेंस पूछते हैं किसी से, कहेंगे आगे 2 किलोमीटर जाना हमने, तो हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पूछ रहे। ओके बेटा, तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पूछ दी इसमें, तो वो डिस्टेंस ना होकर वो चीज़ आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर है। तो जो भी जितनी भी तरह की हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर हम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे उसको लिखना पड़े तो हम एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, एरो की डायरेक्शन हर एक में ऐसे ही सेम होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर की साइड पे हवा में उड़ाना है कि मतलब आपने एयर में ही मूव करवा दिया कि एरो पी यहाँ लिखा हुआ है, एरो अपने यहाँ दिखाते हैं, ना तो आपने इसको हवा में मूव करना है, बिल्कुल इजी वे में आपने इसको एरो को रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा गैप होना चाहिए जो भी आप अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये एरो। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी में हम लिख रहे हैं मास। मास की कोई डायरेक्शंस नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो बच्चे इसके ऊपर कोई एरो नहीं आएगा। ओके, गॉट इट। उसके बाद आते हैं वी। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर मैंने यहाँ पर एरो लगाया। तो ये मेरे पास जो पूरा फॉर्मूला बना है, ये वेक्टर फॉर्म में बना है। वेक्टर फॉर्म आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म के अंदर हम दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म के अंदर हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोमेंटम। सिंपल डेफिनेशंस अगर आपको लर्न करनी है तो आप ये भी ले सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद आते हैं, अब देखो ये फॉर्मूला आया, अब फॉर्मूले से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अब मैंने इसके यूनिट निकाले, मेरे पास फॉर्मूला है तो मैंने इसके एसआई यूनिट निकाले। एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल पी क्या है, मोमेंटम। मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं बच्चे, केजी। केजी में मेजर करते हैं, और वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट। ओके, ये हमारे पास है एसआई। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल जहाँ पे वर्ड लग गया, इंटरनेशनल मीनिंग का मतलब है पूरे वर्ल्ड में मोमेंटम को इसे यूनिट से मेजर करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करी है मैंने, इंडिया में मोमेंटम को मेजर करेंगे तो डेट इज ए केजी मीटर पर सेकेंड, और अगर यूएसए में मेजर करेंगे तो भी यही लगेगी, इटली में मेजर करेंगे तो भी यही लगेगी। एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है। उसके बाद है हमारे पास सीजीएस। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है, सीजीएस का मतलब, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एवरी कंट्री दो सिस्टम फॉलो कर रही है, दो सिस्टम फॉलो कर रही है। एक सिस्टम तो कॉमन है जिसको हम एसआई सिस्टम में लेके चल रहे हैं, एक सिस्टम सब कंट्री के लिए कॉमन है जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम में, और एक सिस्टम हमारे पास आता है जो कंट्री अपनी नीड के हिसाब से, जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना रही है, यूज़ कर रही है। इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम को, ब्रिटिश वाले यूज़ कर रहे हैं एफपीएस सिस्टम को। एफ मतलब फुट पाउंड सेकेंड। तो हर कंट्री अपने अपने सिस्टम को यूज़ कर रही है, नो डाउट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, तो एक सिस्टम तो कंट्री का कॉमन है जिसको हम ऐसे ले रहे हैं, दूसरा सिस्टम अपने के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया वालों के हिसाब से हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम इसमें लेते हैं। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इसमें केजी को मैंने रिप्रेजेंट करा ग्राम में, मीटर को हो गया सेंटीमीटर, और सेकेंड को तो हम सेकेंड में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेकेंड से हम छोटा वैल्यू जो है, स्मॉल वैल्यू नहीं काउंट कर रहे हैं, तो हम उसको उसी में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये मोमेंटम के बारे में है, ठीक है। तो अगर इस पे ग्राफ भी बनाना आ सकता है किसी की बॉडी का भी, मान लो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में मेरे को ग्राफ बनाना पड़े, तो आप खुद देखो, अगर मैं कह दूँ कि आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है जिसके अंदर मोमेंटम और वेलोसिटी है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आप खुद देखो, डेट इज ए डायरेक्ट रिलेशंस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ बनाना पेपर में आ सकता है, कॉम्पिटिशन लेवल है। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, एक साइड पे मैंने मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है, और एक साइड पे हम यहाँ पर
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मोमेंटम और ये यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलोसिटी। और मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कोई चीज़ होती है तो वो डायरेक्ट रिलेशन जाता है, और जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन आता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके, गॉट इट। मोमेंटम के बारे में पता लगा कि हम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। फॉर्मूले से हमने यूनिट निकाली, एक हमें पता लग गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं बच्चे हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स में मोमेंटम बॉडी का है डिपेंड्स करता है। अब हम उस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच momentum of the body depends। क्लियर है? अब मुझे बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स में बॉडी का मोमेंटम जो है डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे बॉडी का मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है। हमने वो चीज़ बतानी है। अब आप देखो, जो भी हमने चीज़ बतानी है फॉर्मूले से रिलेट लेके चलेंगे, फॉर्मूले से ही रिलेटेड होगा, तो उसी से ही हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर पे बॉडी का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मास ऑफ द बॉडी। अब आपको सिंपल पता है, अगर आपने निकाला है तो पहले हम कभी भी किसी चीज़ पे पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूले से ही हम लिंक बना के बताएंगे। एक बच्चा फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहला है मास ऑफ द बॉडी। फर्स्ट फैक्टर है मास ऑफ द बॉडी। सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सेकंड पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, तो वेरिएशन इसका क्या है वो चीज़ मैंने आपको बता रखा है। एक तो मैंने आपको ग्राफ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे, क्योंकि फॉर्मूले पे हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। 2 मार्क्स का आ सकता है। एक अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, एक ग्राफ बनता है मोमेंटम और मास के बीच में। अगर हम मोमेंटम और मास की बात भी करें तो ये भी तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशंस आ रहे हैं। तो इसके बीच में भी हमारे पास एक बच्चे ग्राफ आ सकता है। देखो अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। जब भी पेपर में ग्राफ आता है तो सारी चीज़ें बच्चे रिप्रेजेंट करो। एक्स वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे मैंने मास को रिप्रेजेंट किया। मास एक्स एक्सिस मास को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस हमारे पास मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है हमारे पास, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो तीसरी वाली चीज़ होती है ना, अब देखो मोमेंटम ये रहा, मास ये रहा, तो तीसरी ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है किसका है, जो थर्ड क्वांटिटी आपके पास, जो आपके पास थर्ड क्वांटिटी बची है ना, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब अगर ये जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तब शो होती है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 है, तो वो 60 ही रही है, ना वो 50 पे आई है, ना वो 50-40 पे आई है, और ना ही मैंने 60 से उसको 70-80 पे की है। डेट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हमने करने हैं और हमारे पास पेपर में आते भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैथमेटिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशंस।
हमारे पास जिसमें हम मोमेंटम का यूज करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, जिसमें हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक और 100% एग्जाम में आपको मिलेगा ही, मिलेगा क्या, 100% आपको एग्जाम में आएगा ही। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस है, इसके स्टेटमेंट हमारे पास आती हैं और ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ध्यान से समझना, टॉपिक को ध्यान से समझना, जो मैंने आपको क्लियर बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन मोमेंटम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मैंने आपको बताया था टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आप पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने चेंज इन मोमेंटम नहीं लिखा, एक बच्चे ने ये लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है, कहीं पे वर्ड डाल देना अपने, रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। ओके, तो रेट भी लिख दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या फिर ये भी लिख दो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to, directly बच्चे direct relation is directly proportional to the unbalanced force। ध्यान से सुनना, यहाँ पे unbalanced force लेना है, ना कि balanced force लेना है। unbalanced force acting on a body and the change in momentum takes place। कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक पे जब आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने की वजह से उस ब्लॉक का मास है वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। पहले मोमेंटम उसका कुछ था, फिर आगे उसका मोमेंटम कुछ हो गया, चेंज हो गया, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस का मतलब होता है अनइक्वल फोर्स लग रहा है, तो जो मोमेंटम आ रहा है वो डायरेक्टली, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग ऑन द बॉडी चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शंस ऑफ द अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, तो कहने का मतलब है दैट इज force is directly proportional to the rate of change of momentum। rate of change of momentum कह दो, या ये भी लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा डी बाई डी टी। डी का मतलब होता है बच्चे, अब जैसे अब 9th क्लास में तो इतना आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ बताते हैं। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेशंस। कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो उसके आगे हम स्मॉल कहते हैं, स्मॉल चेंज होना, उसको हम डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी पी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में मोमेंटम चेंज हुआ है, एंड डी टी का मतलब है स्मॉल अमाउंट में ही टाइम चेंज हुआ है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी पी बाई में डी टी। डी पी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये हमारे पास डी पी होता है चेंज इन मोमेंटम, एंड डी टी होता है चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। डायरेक्टली का साइन हटाने के बाद वहाँ पे हम कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कांस्टेंट लगा दिया के, और इस कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लिखा वेयर के इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, वैल्यू है कांस्टेंट। और डी पी बाई में डी टी को हम लिख सकते हैं। डी पी यहाँ पर क्या है ये भी आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। वेयर डी पी इक्वल है चेंज इन मोमेंटम, एंड डी टी इक्वल है चेंज इन टाइम। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आती है, स्टेटमेंट में वहाँ पे हमारे को सिंपल लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली, आप सिम ये भी लिख सकते हो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जिस भी बॉडी पे वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उस पर वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो ये बेसिकली चीज़ हमारे पास आती है और आपको पता भी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा मोमेंटम का टॉपिक है, इस पे हमने मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड करना था। आगे हमारे पास इस पे डेरिवेशंस आ जाते हैं, डेरिवेशंस के बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है, आपने सारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स असाइनमेंट बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब्स करना मत भूलो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशंस मिलती हैं, और अगर हमें मोटिवेशंस मिलेगी तो आपकी जो भी लेक्चर लेने हैं, जो भी है, उसकी एक एक टॉपिक की वीडियो जो है आपके प्रॉपर वे से इस चैनल में डलेंगे, ताकि आपके लिए जो है वो सबके लिए बेनिफिट हो। तो फटाफट बच्चे अपना नोट डाउन करो जो भी मैंने आज का आपको टॉपिक करवाया है, और ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपको आता होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।